दोस्तों, तो आज से हम प्राचीन भारत का क्लास देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म और कौन सा है, देखिए पारसी धर्म है ना। मगध का राज्य का उत्कर्ष है, सिकंदर, मौर्य समाज, ब्राह्मण समाज, भारत का यवन राज्य, शाकुशाण, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक राजवंश, पुष्यमित्र वंश या वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का उदय और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो ये देखेंगे, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है भारत का इतिहास, है ना। तो भारत का इतिहास को हम देखेंगे, एक भारत का इतिहास और एक विश्व का इतिहास है। ठीक है, एक हो गया ये भारत का इतिहास और एक ये हो गया विश्व का इतिहास। तो भारत का इतिहास हम इसमें देखेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास, उसमें देखिए इसमें भी तीन वर्गों में हम देखते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन तीन तरह से हम भारत के इतिहास को समझते हैं और हम पढ़ेंगे इसमें प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास हम देखेंगे क्लास में। तो इसका नामकरण और महाकाव्य, इसका जो नामकरण मिलता है भारत का महाकाव्य पुराणों से। ठीक है, इसमें पहले इसका भारतवर्ष नाम दिखाया जाता है, भारतवर्ष। फिर यह भारत का देश कहते हैं। इसमें इस यहाँ के निवासियों को भारतीय या भारत की संतान कहा जाता है, माने भारत के निवासियों को। ठीक है, यूनानी इसे इंडिया कहकर बोलते थे, यूनानी। ठीक है, यूनानी इसे इंडिया बोलते थे और मुसलमान इतिहासकार हिंदुस्तान इसे कह करके संबोधित किया है। ठीक है, अब चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत कहाँ से मिलता है हमें। तो मिलता है हमें धर्मसूत्र धर्म ग्रंथ से मिलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है, विदेशियों का विवरण से मिलता है, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलता है। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ देखेंगे तो धर्म ग्रंथ धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ देखेंगे। इसमें जो पहला है तो इसमें भी दो जगह से हम लोग को मिलता है जानकारी। एक है धर्म ग्रंथ और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ में वैदिक साहित्य से हम देखते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य और ये कितने वेद हैं, मतलब है हमारे वेद, तो वो दिखाया गया है। तो टोटल 10 दिखाया गया है। वैदिक वैदिक साहित्य है 10, जिसमें देखिए कौन कौन सा है। तो एक है वेद, पहला वेद है, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, आर्यक है, जैन साहित्य है और बौद्ध साहित्य है। ठीक है, और इधर देखेंगे साहित्य ग्रंथ में तो अर्थशास्त्र, ये एक पुस्तक का सब नाम है। ठीक है, अर्थशास्त्र, जिसका लेखक है कौटिल्य, है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। राजतरंगिणी के कलहर है। चचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। अष्टाध्यायी का पाणिनि है। गार्गी संहिता का कात्यायन राइटर है। ठीक है, और महाभाष्य का पतंजलि, ये राइटर हैं। ठीक है, अब वेद के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। वेद, तो वेद कितने हैं हमारे, तो वेद 4 हैं। ठीक है, वेद 4 है। कौन कौन से, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है,
ये 4 हमारे वेद हैं, जिसमें पहले अगर ऋग्वेद के बारे में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है ऋग्वेद का ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है। और इसका विभाजन किया गया है ऋग्वेद का, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको, ये कि इंद्र को 250, अग्नि को 200, हाँ, और इसको पढ़ने वाले ऋषि को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं, होत्री, ठीक है। ये होत्री, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आया है। और इसकी जानकारी हम देखें तो इसकी हमको जानकारी देखिए यहाँ पे, इसकी जानकारी हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है, ठीक है। अब चलिए, अब ये देख, और इसमें और देखिए हम दिखाते हैं, इसमें और है कि मंडल, इसमें कितने मंडल हैं, तो देखिए मंडल निम्नलिखित ऋचाओं का वर्णन है मंडल में। और इस जो मंडल है ना, इसको हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन कहते हैं, सॉरी हस्तलिखित, और इसको हम खील कहते हैं, ठीक है। इस जो ऋचाओं का वर्णन को हम क्या कहते हैं, तो खील कहते हैं। और ये 8वां में दिया, 8वां मंडल में है, ठीक है। 8वां मंडल में लिखा हुआ है कि हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है और उसको हम खील कहते हैं। अब 9वां देखिए, 9वां मंडल में क्या है, 9वां मंडल में देखिए, तो यहाँ सोम देवता का है ना, सोम देवता का है नाम। 10वां मंडल में है आपका चतुष्टवर्णीय समाज का विवरण दिया गया है, ठीक है। और इसमें 4 वर्ण है, ठीक है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, ठीक है, ठीक है। धर्मसूत्र, यहाँ इनका कर्तव्यों का वर्णन है, धर्मसूत्र में इनके कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद देखेंगे हम, ठीक है। सामवेद को देखेंगे तो ये गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसके पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, सामवेद के पढ़ने वाले को हम कहते हैं उदात्री, ठीक है। अब चलिए यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद, इसको वैदिक कर्मकांडों के नियम के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पाठकर्ता को, इसके पढ़ने वाले को हम अथर्यु कहते हैं। विशेषता, ये गद, इसकी विशेषता है यजुर्वेद की, ये गद और पद दोनों में है, ठीक है। अब चलिए देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद को देखते हैं तो अथर्ववेद यहाँ से है कि ये सबसे आखिरी का रचित, मतलब रचित वेद है, ठीक है। अथर्ववेद पहले आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सेट करने के लिए कि पहले कौन कौन सा वेद है, ठीक है, मतलब सीरीज वाइज। तो पहले आएगा ऋग्वेद, ठीक है, फिर आएगा सामवेद, फिर आएगा यजुर्वेद और फिर आएगा अथर्ववेद। और इसके रचयिता को अथर्व, और इसको किसने रचित किया है इस वेद को, तो अथर्वा ऋषि द्वारा, ठीक है, अथर्वा ऋषि द्वारा। इसकी जानकारी हमें मिलती है, देखिए ऋग्वेद का जो रचयिता है कौन है, अथर्वा ऋषि है। अथर्ववेद के रचयिता कौन है, तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है ये कृष्ण, ठीक है। और इसकी जानकारी ऋग्वेद को मिलती है, हमें क्या मिलती है इसमें, तो इसमें जानकारी मिलती है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि का सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं और इसमें अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, ठीक है। और वेदांग देखते हैं तो वेदांग सूत्र, ठीक है, ये देखिए, इसको देखिए वेदांग सूत्र। तो वेदों के समझने के लिए हम, है ना, इस समझने के लिए इसको हम अलग अलग मतलब भाग में डिवाइड है, ठीक है, बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिसकी इनकी संख्या कितनी है, अगर भाग
6 है। कौन कौन सी है? तो पहला है शिक्षा, जिसमें उच्चारण का है, कल्प है, इसमें रस्म और समारोह है, व्याकरण में व्याकरण का है, निरुक्त में शब्दों की उक्ति है, छंद है और ज्योतिष्य है। ठीक है। अब पुराण देखेंगे। पुराण, अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब में। अब पुराण देखते हैं, पुराण के बारे में। ठीक है। चलिए, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण रचयिता इसके कौन है? पुराण के रचयिता तो लोमहर्ष को माना जाता, लोमहर्ष और उनके पुत्र को माना जाता है। ठीक है, ये पुराण के रचयिता। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण इसमें मिलता है पुराण में। ठीक है। और इसके रचयिता को लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को कहते हैं। अधिकांशतः पुराण संस्कृत श्लोक में रचित है। अधिकांशतः जो पुराण है वो संस्कृत शब्द में है। ठीक है। और इस पुराणों का पाठ करने वाले को पुजारी कहते हैं। ऋषि और शूद्र को पुराण को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, लेकिन सुन सकते थे। पुराण ऋषि और शूद्र जो को पुराण को इन्हें पाठन की अनुमति नहीं थी, लेकिन सुन सकते थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक है, 18 है। इसमें प्रमुख कुछ पुराण है। मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण में हमें सबसे प्राचीन है, ये सबसे प्राचीन पुराण है। उसके बाद विष्णु पुराण है, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण पुराण में पुरुष वंश की जानकारी मिलती है। और भागवत पुराण में श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। हाँ, और ये सब रजाओं की वंशावली के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इस सब पुराण में सब। अब देखिए ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण। ठीक है, तो यज्ञ और कर्मकांड के विधान प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, देखेंगे हम, जिसमें ऋग्वेद है, ये वेद है, ये चार वेद दिए हुए हैं और इससे संबंधित ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण है। ठीक है, तो देखिए देखेंगे सबसे पहले हम ऋग्वेद। एक सेकेंड दिखाते हैं ऋग्वेद को। ठीक है, तो ऋग्वेद को चलिए देखिए, ये है ऋग्वेद। उसके बाद एक टिक कर देते हैं, एक एक करके, आपको पढ़ने में सही रहेगा। चलिए ऋग्वेद को देखेंगे, तो ये ऋग्वेद को हम संबंधित ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद इसको है, इसको शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तरीय ब्राह्मण, सामवेद को पंचविश या तांडव ब्राह्मण या जैमिनी ब्राह्मण इसको बोलते हैं। और अथर्ववेद को हम बोलेंगे गोपद ब्राह्मण। ठीक है, नोट, इसको नोट को देखिए, नोट, तो नोट में दिया है कि शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है? तो अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, अन्य वैदिक साहित्य जिसमें है एक मैत्रेयनी मनुस्मृति और नारद स्मृति। मैत्रेयनी में देखिए स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, और जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष कहा गया है। और मनुस्मृति में सबसे स्मृति है, और ये शुंग काल का ग्रंथ इसमें है, शुंग काल का ग्रंथ इसमें है। नारद में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है नारद में। अन्य साहित्य कौन कौन से हैं? तो एक है वैदिक साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में देखेंगे हम जातक जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है इसमें। और त्रिपिटक है, इसमें विनय पिटक, शुक पिटक, अभिधम पिटक,
है ना, है। और ये बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में है, तो ये है हमारी पाली भाषा में, ठीक है। इसको हीनयान का प्रमुख ग्रंथ भी है, कह सकते हैं, ठीक है। कथा वस्तु हीनयान द्वारा एक पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखेंगे हम क्या, तो जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में हम देखेंगे कि जैन साहित्यों का आगमन कहा गया है इसमें, और प्रमुख साहित्य इसका कौन है जैन साहित्य का, तो कल्पसूत्र भगवती सूत्र है पहला, ठीक है। पहला है भगवती सूत्र, उसके बाद है कल्पसूत्र, उसके बाद है अंग, ठीक है, अंग। इसमें 12 है, ठीक है। और इसमें भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन कृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है, ठीक है। अब देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्ट्रिकल बुक, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन सा है, तो एक है, पहले देखेंगे अर्थशास्त्र को देखेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र को, इसके लेखन को चाणक्य कहते हैं या कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य का नाम कौटिल्य ही है ना। और ये किस विषय पे है ये पुस्तक, ये है मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में है, ठीक है। इसके संरचना 15 अधिकरण पार्ट में किया गया है, भाग में, और इसमें 15 अधिकरण भाग है जिसमें 180 प्रकरण है, मतलब क्या है, तो पाठ है, चैप्टर है। और अर्थशास्त्र जो है वो किस भाषा में है, तो ये है संस्कृत भाषा में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखेंगे हम राजतरंगिणी, ठीक है। तो राजतरंगिणी को देखेंगे हम, तो राजतरंगिणी जो है, ये राजतरंगिणी, इसका लेखक कौन है, तो कल्हण है, कल्हण। और ये भाषा, ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और ये विषय, इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो राजतरंगिणी में जम्मू मतलब कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आप देखेंगे चचनामा, ठीक है। चचनामा में इसका लेखक कौन है, तो चचनामा के लेखक है अली अहमद। और विषय इसमें मतलब किस विषय में इसकी जानकारी मिलती है, तो अरबों के इसको देखिए एक बार, इसमें अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। और चचनामा जो है अली अहमद द्वारा किस भाषा में लिखी गई है, तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। देखिए ये फारसी भाषा में लिखी गई है। चलिए 3 हो गया। अब चौथा देखते हैं महाभाष्य। अब इसको देखेंगे महाभाष्य को, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है जी, महाभाष्य के, तो इनके लेखक है पुष्पमित्र शुंग। ये पुरोहित पतंजलि द्वारा लिखी गई है ये बुक। और इसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है, किसमें, तो महाभाष्य में, ठीक है। अब देखेंगे हम अष्टाध्यायी में देखेंगे हम, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पारणी है, पारणी। और ये विशेषता संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। विषय ये अष्टाध्यायी में विषय क्या है, तो मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अब आखिरी है कौन सा, तो ये गार्गी संहिता, इसके लेखक कात्यायन है। और इसका विषय भारत पर होने वाले यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है गार्गी संहिता में। अब विदेशियों का विवरण, ठीक है, इसको देखिए एक सेकेंड के। अब हम देखेंगे विदेश, छोड़िए इसको, ऐसे देखते हैं। ये अभी देखिए इसको हम, ठीक है, ब्लैक मार्कर लेते हैं। देखिए इसको, विदेशियों यात्रियों का विवरण, ठीक है। तो ये कौन कौन से यात्री मतलब जो आए थे उस टाइम के, तो उनका है। तो सबसे पहले देखिए इसमें यूनानियों का
यूनानी या रोमन लेखक के बारे में है, चीनी लेखक के बारे में है, अरबी लेखक हैं और अन्य भी लेखक के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनानी लेखक के बारे में। ठीक है, तो यूनानी लेखक में कौन कौन से लेखक आए थे तो उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए, ये देखते हैं इनको हम। टेसियस आया था। ठीक है, टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। सबसे पहले जो आया था टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय भी है। ठीक है, उसके बाद आया था हेरोडोटस। हेरोडोटस यह इतिहास का, इसको इतिहास का हम पिता कहते हैं हेरोडोटस को, और इसकी पुस्तक थी हिरोस्टिका। इसने एक पुस्तक लिखी थी हिरोस्टिका। ठीक है, आप देखेंगे मेगास्थनीस के बारे में देखेंगे। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीस, और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था, और इसमें मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो पूछा जाता है कि इंडिका के राइटर कौन है, कि बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंडिका किसने लिखा है, तो मेगास्थनीस द्वारा लिखी गई है, और इसमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम डाइमेकस के बारे में। तो डाइमेकस के बारे में हम देखेंगे। तो ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, और यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। कौन, डाइमेकस। पूछा जाता है डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था, तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद था डाइमेकस। तो डाइमेकस भी देखेंगे हम। डायोनिसियस कहेंगे इसको, डायोनिसियस, ये जो है डायोनिसियस है। ठीक है, और यह मिस्र नरेश टोल्मी फिलेडेल्फ का राजदूत था। ठीक है, उसके बाद आया था टोल्मी। तो टोल्मी यह दूसरा शताब्दी में भारत में आया था, और यह भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। उसने, तो भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो टोल्मी द्वारा लिखी गई है। अब देखेंगे हम पाणिनी, इसको करें प्लिनी बोलेंगे, प्लिनी। अब ठीक है, इसको प्लिनी ही पढ़ेंगे। पुस्तक इसने नेचुरल लिखी थी, नेचुरल हिस्ट्री नामक इन्होंने, प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी थी, और इसमें हम भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है। प्लिनी पुस्तक है ना, उसमें आखिरी देखेंगे इसको, पेरिपल्स ये लेखक का जानकारी नहीं मिलता है कि किसने लिखा है, तो इसको अज्ञात कहते हैं। और इसमें 80 AD के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस थोड़ा एक नोट है, नोट देख लीजिए। तो नोट में देखिए क्या है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रिटस तथा ऑस्टियोबुल्स के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे चीनी लेखक, है ना, चाइनीज राइटर के बारे में देखेंगे कौन कौन भारत में आए थे। तो पहले था फहियान, उसके बाद संगयुगन, हैंसांग, ये 3 लोग आए थे। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फहियान से संबंधित राजा जब आए थे, तो ये थे गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के, मतलब द्वितीय के समय में फहियान भारत आया था। और इनकी पुस्तक एक है, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है फांगोजिंग, जिसमें बौद्ध राज्य का अभिलेख मिलता है, और उसकी जानकारी गुप्त काल विशेषकर से मिलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया है किसने, तो फाहियान ने अपनी पुस्तक फागोजी में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे संयुगन के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो संयुगन ये आए थे कब, तो 518 ईस्वी में। ठीक है, भारत आए थे ये 518 ईस्वी में, संयुगन भारत आए थे। ये सब
चीनी यात्री थे, ठीक है। और इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ की थी, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ की थी। अब देखेंगे हेनसंग के बारे में। तो हेनसंग कब आया था? तो हेनसंग के बारे में हम देखेंगे तो ये 629 एडी से 645 एडी तक भारत में आया था और रहा था, ठीक है। मतलब 629 में आया था और 645 तक रहा था। इसका शासनकाल, ये हेनसंग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। और ये 15 वर्षों तक था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हेनसांग ने, सी यू की पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। देखिए, और इसमें इन्होंने हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। और इन्होंने 180 देश का विवरण किया था। कौन? तो ये हेनसांग ने 138 देश का मतलब विवरण किया था। विषय बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन की कार्य की थी। किसने? तो हेनसांग ने, ठीक है। और ये सब किसके समकालीन, इनके समय समकालीन कुलपति कौन थे? मतलब कहाँ का? तो नालंदा के, तो देखिए कुलपति थे आचार्य शिलभद्र। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से एग्जाम में। अभी चलिए देखते हैं इसको हम। इत्सिंग के बारे में कुछ देखते हैं। तो इत्सिंग ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था, ठीक है। ये 7वीं, कौन? तो इत्सिंग। और यह चीनी यात्री और अनुवादक भी था, ठीक है। इनकी जानकारी समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से मिलती है। अब ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनको एक मतलब पूछता है कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था चीनी में। तो सबसे पहले आया था कौन? तो सबसे पहले आया था फाहियान, फिर आया था संयुगान, फिर आया था हेनसांग, और उसके बाद सबसे लास्ट में आया था इत्सिंग, ठीक है। ये लोग आते ही सजाने के लिए एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और देखिए अभी कितना है बचा है इसमें, ये थोड़ा सा और बचा है, इसको हम देख लेते हैं। वैसे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो अब देखेंगे हम किसके बारे में। तो अब अरबी लेखा, अभी तो चाइनीज़ लेखा के बारे में हम लोगों ने देखा, चीन के। अब देखेंगे अरबी लेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 लोग हैं, एक है अल बरूनी और दूसरा है इब्न बतूता। और अल बरूनी 2 लेखक, अरबी लेखक थे, है ना। ये अल बरूनी जो आए थे, अल बरूनी, तो ये आया था कब? तो मोहम्मद गजनी के साथ आने वाला, भारत आने वाला अरबी लेखक ये था अल बरूनी। ये भी एग्जाम पूछता है कि अल बरूनी, चाहे ऐसे पूछता है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था? तो कौन था? अल बरूनी था। और इसकी पुस्तक किताब उल हिंद में, देखिए इसका पुस्तक के बारे में हम दिखाते हैं। इनकी पुस्तक थी किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद और भारत की खोज, ठीक है। ये इनकी पुस्तक थी। इनकी भाषा क्या थी? अल बरूनी की जिन्होंने पुस्तक लिखे थे, इन्होंने अरबी भाषा में पुस्तक लिखी थी। इसमें जानकारी मिलती है धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान का, समाज तंत्र मंत्र का, ठीक है। और ये राजपूतकालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ इसमें दर्शाया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री लेखक और खोजी था। कौन? इब्न बतूता। एक बार और देखते हैं कि इब्न बतूता के बारे में हम देखते हैं कि यह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री लेखक और खोजी था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इब्न बतूता आया था भारत। इसकी पुस्तक है रिहला।
और इसकी जानकारी 14वीं सदी के बारे में मिलती है कि भारत की स्थितियाँ, दिल्ली सल्तनत की जानकारी के बारे में इनकी पुस्तक जो है कौन, और तो रिहल्ला से जानकारी मिलती है। विशेष विशेष है इसका, देखिए तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश बनाया था इसे, किसको, इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश बनाया था। ठीक है, आप देखेंगे हम अन्य लेखक अदर ऑथर से, एक थे तारनाथ जो तिब्बती लेखक थे, और इनकी पुस्तक कंग्यूर और तंग्यूर है। ठीक है, उसके बाद है मार्को पोलो के बारे में देखेंगे तो ये मार्को पोलो के ये 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, और पांड्य इतिहास की जानकारी इनके मिलती है। ठीक है, आप देखिए पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य, तो पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य के बारे में अब हम देखेंगे। तो ये है एक अभिलेख, और एक कहाँ से मिलता है, मैंने पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, अभिलेख से मिलते हैं, स्तंभ लेख से मिलते हैं, और सिक्के और अन्य जो है ना इनसे मिलते हैं पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। तो अभी देखेंगे इसमें अध्ययन, अभिलेख का अध्ययन, एपिग्राफी अध्ययन जो होता है ना, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। और महत्वपूर्ण अभिलेख देखेंगे और उसके स्तंभ अब देखते हैं। चलिए, तो इसमें दिखाया गया है, देखिए क्या है, तो पहले सबसे पहले एक से रुक जाओ, अभिलेख है, शासक है, जानकारी है। ठीक है, अब एक एक करके हम सबको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखेंगे सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख की है ना, तिथि और रहित अभिलेख, इसका शासक कौन था जो इस अभिलेख से, तो कलिंग राजा खारवेल की जानकारी है ना है, और इसकी जानकारी सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है इसमें। उसके बाद है जूनागढ़ गिटनार अभिलेख, इसमें रुद्रयायन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख में गौतमी वालश्री की जानकारी मिलती है। उसके बाद है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है एहोल अभिलेख ये है। ठीक है, एहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्धन की जानकारी मिलती है। उसके बाद है ग्वालियर नहीं, उसके बाद है हम पुलकेशिन दोष हो गया, ये मंदसौर अभिलेख से हो गया मालवा नरेश यशोवर्धन की जानकारी मिलती है। उसके बाद ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी मिलती है। उसके बाद है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये भारत पर होने वाले है ना वाले हुन आक्रमण के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। उसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद है ये देखिए देवपाड़ा अभिलेख, इसमें बंगाल शासक विजयसेन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ अभिलेख, जिसमें हम होलियोडोरस के बारे में जानकारी मिलती है, और ये मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है इसमें। ठीक है, उसके बाद एरण अभिलेख से हमें क्या मिलता है, ये लिखा है भानुगुप्त द्वारा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य इसी से मिलता है, किससे, एरण अभिलेख से। ठीक है, एरण अभिलेख से। अब देखेंगे आखिरी है जो एशिया माइनर, देखिए क्या लिखा है इसमें, एक बार लिख देता हूँ मैं, एशिया माइनर लिखा हुआ है, माइनर। ठीक है, एशिया माइनर, और इसमें बोजाग कोई अभिलेख के बारे में मिलती है, और ये 1400 BC का है। ठीक है दोस्तों, 1400 BC के
है, ठीक है। और इसमें हमें वैदिक देवताओं और क्या, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, है ना, नस्ल का अभिलेख है, ठीक है, उल्लेख इसमें है। और सिक्कों से भी जो अभिलेख मिलते हैं उसको भी देख लेते हैं हम, सिक्कों से क्या क्या अभिलेख मिलते हैं। तो सिक्के से हमें मिलते हैं प्राचीन सिक्के से हमें आयत सिक्के, शापर, पंचमार्क सिक्के, ये सब सिक्के मिले हैं जिसमें धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित किया जाता था, ठीक है। अब देखेंगे सर्वप्रथम सिक्के का अभिलेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने शुरू किया था। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनकी संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है। ये पूछता है कि भाई कौन ऐसा शासक था जो संगीत प्रेमी का साक्ष्य मिलता है, तो वो था समुद्रगुप्त। उसके बाद देखेंगे अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, अरिकमेडु से, ठीक है। अब नोट देखते हैं यहाँ नोट, तो नोट देखिए, तो सबसे पहले भारत का संबंध सर्वभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया सर्वद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा जो है ये यवद्वीप से संबंधित हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के क्लास। अगला क्लास हम नेक्स्ट क्लास 2 देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।